अब हम आगे चलते हैं। यहां पर पोर्शन है कि फैटी एसिड दो हालतों में पाए जाते हैं, या तो वो ऑयल फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर वो फैट फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर हम बात करें ऑयल फॉर्म के अंदर तो हम कहते हैं कि जितने भी फैटी एसिड ऑयल फॉर्म में पाए जाते हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। दूसरा, जितने भी ऑयल होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, माय हालत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें फैट्स की तो फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। तो इनके दरमियान पहला डिफरेंस कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं ऑयल, और फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं। ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये मोस्टली एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम फैट्स और ऑयल्स की कुछ कॉमन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, मिलती जुलती खसूसियात या सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो हम कहते हैं चाहे वो फैट्स है या ऑयल्स है, दे आर लाइटर फ्रॉम द वाटर, ये पानी से हल्के होते हैं, यानी कि ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। अगर आप मक्खन को या घी को पानी के ऊपर डालो, तेल को पानी के ऊपर डालो, तो आप देखेंगे कि वो पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देंगे। वो इसलिए कि ये लाइटर हैं वाटर से, पानी से ये हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी पर तैरते हैं। दूसरी बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज 0.8। आपको एक बात याद रखनी है कि जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वो ऊपर तैरना शुरू कर देगा। तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 और पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। तो ये तह पर आ जाते हैं, पानी नीचे आ जाता है। अब अगली कंडीशन, चाहे वो फैट्स हैं या ऑयल्स हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में इनको क्रिस्टलाइज करना मुश्किल होता है, तो नॉट क्रिस्टलाइन एट नॉर्मल कंडीशन, इनकी कलमें बनाना नॉर्मल कंडीशन में मुश्किल होता है, बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन। लेकिन अगर हम इनको मखसूस हालात में रखें तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन एटम की तादाद 2 है, तो यहां पर हम लिखते हैं कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। अब पीछे हमने R बनाना है, तो ये R बना रहा हूं मैं। इस कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन लगाकर हाइड्रोकार्बन में इसको तब्दील कर दूंगा, तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन। तो आप देख सकते हो ये R ग्रुप है। इसके बाद आपने कहा था जो टर्मिनल कार्बन होगा, जो आखिरी कार्बन बचेगा उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है, तो यहां आपने COOH लगा देना है। तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैं यूं लिख देता हूं। तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला है। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ लेकर जाऊं तो मैं कहता हूं CH3COOH, क्योंकि आप देख रहे हो यहां कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और ये COOH आगे आ गया। तो ये हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड। अब उसके बाद आता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड के अंदर कार्बन एटम की तादाद 4 है। देयर आर 4 कार्बन एटम इन ब्यूटेरिक एसिड। तो ये 4 कार्बन मैंने बना दिए। अब इस कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन लगाकर इसको हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देता हूं, तो ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन बन गया।
जो लास्ट पे कार्बन एटम बच रहा है उसके साथ हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। तो मैं लगाता हूं COOH। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हो तो आसान है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर मैं लिखता हूं CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं लिखता हूं CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी मैं लिखता हूं CH2। ये आगे COOH है, तो ये मेरे पास बन गया जी ब्यूटेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसके बाद आता है पल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला। तो पल्मिटिक एसिड को लिखते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया जी 12, 13, 14, 15, 16। फिर से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने इसको हाइड्रोकार्बन में तब्दील करना है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हमने कार्बन को पढ़ा था कि टेट्रावैलेंट है, इसके साथ 4 बॉन्ड बनते हैं। इस कार्बन के साथ भी आपने 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इन तमाम कार्बन के दरमियान आपने 2-2 हाइड्रोजन लगाते जाने हैं। अब आप लोगों ने देख लिया कि यहां पर मैंने पल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लिया, हाइड्रोकार्बन चेन बना ली। नेक्स्ट मैं यहां पर एंड पे टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले कार्बन के साथ CH3, बाकी तमाम के साथ CH2 और लास्ट वाले के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर हम इनका कंडेंस फार्मूला निकालना चाहें और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहें तो वो भी आसान है। ये जैसे कंडेंस फार्मूले हमने निकाल के रखे हैं, इस तरह भी निकालना आसान है। तो यहां पर मैं इसका लिखता हूं कि CH3 CH2। अब गिन लो CH2, सारे ना लिखो, आप यहां से गिन लो कि टोटल CH2 कितने हैं। जितने CH2 होंगे उसका होल कर देंगे। तो अगर इन 2 कार्बन को निकाल दें तो 14 CH2 लगते हैं, आगे आप लगा दो COOH। अगर इस तरह समझ नहीं आया तो आप उस सूरत में भी लिख सकते हो, जैसे आपने वो वाले फार्मूले लिखे हैं तो उस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। यानी कि ये हो गया CH2 CH2 CH2, ये आप ऐसे लिखते जाओ। ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और लास्ट पे जाकर COOH। तो ये आपने पल्मिटिक एसिड का फार्मूला लिख दिया। अब आपके पास ओलिक एसिड आता है। ओलिक एसिड के अंदर टोटल कार्बन एटम की तादाद 18 है। तो यहां पर कार्बन एटम की तादाद 18 है। ये हो गए जी 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 और ये 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है वहां से इनकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहां से हम हाइड्रोकार्बन की गिनती करते हैं, तो ये होगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है। तो अब आप देख सकते हो ये सारे मैंने लिख दिए। इनमें से जो 9 और 10 है, 9 और 10 कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद होता है ओलिक एसिड के अंदर। तो पीछे मैंने कहा था कि जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो वो अनसैचुरेटेड है, तो ये ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड होगा। ऊपर वाले ये तीनों के तीनों सैचुरेटेड होंगे क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसके कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अब आप लोग इसकी वैलेंसियां पूरी कर सकते हो। कार्बन 2, यहां पर भी कार्बन 2 और इसके साथ भी कार्बन 2, इसके साथ भी कार्बन 2, यहां पर भी कार्बन 2 होंगे। तो आप इस तरह दो कार्बन दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगाते हैं। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर अब कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगानी है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगानी है। इनके साथ दो हाइड्रोजन नहीं लगानी क्योंकि इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर आप आगे वाली कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और उससे आगे वाली के साथ भी 2 हाइड्रोजन, उससे आगे वाली के साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये इजीली आप फार्मूला ड्रा कर सकते हो ओलिक एसिड का। अगर आप इसका कंडेंस फार्मूला निकालना चाहें तो कार्बन 18 के साथ CH3, बाकी CH2 लगाते जाओ। ये CH2 CH2 CH2, ये कितने हो गए जी 3, उसके बाद चौथा CH2, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा CH2, उसके बाद सातवां CH2 CH2 CH2। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और फिर ये हो गया जी 10। इनके दरमियान में डबल लगाना है। उसके बाद फिर आपने CH2, उसके बाद फिर CH2, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इसके आगे COOH। तो ये हो गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनके दरमियान आपने डबल बॉन्ड लगाने थे 9 और 10 के दरमियान, बाकियों के दरमियान आपने सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। तो ये आपका ओलिक एसिड का फार्मूला मुकम्मल हो गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि आपने कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी वही सारे का सारा फार्मूला चलेगा। तो ये फैटी एसिड के बारे में आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा।